विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष कला के विद्यार्थियों के लिए आज भौतिक भूगोल पत्र के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे ज्वालामुखी क्रिया, इससे बनने वाले स्थलाकृतियाँ, इसमें कौन कौन से पदार्थ निकलते हैं, इसके प्रकार क्या हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ज्वालामुखी क्रिया और ज्वालामुखी दोनों में बहुत अंतर होता है। सबसे पहले हम यही जानेंगे। ज्वालामुखी का तो मतलब है वो छेद या दरार जिससे होकर गर्म लावा, गैस, पत्थर के टुकड़े, धूल आदि आदि निकलते हैं। यहाँ पर ये स्पष्ट कर देना ज़रूरी भी है कि ज्वालामुखी का तो संबंध सिर्फ उस छेद से होता है जिससे होकर लावा आदि ये सब सामग्री निकलती है, और ज्वालामुखी का उद्गार और उससे निकलने वाले पदार्थों के बाहर प्रकट होने की जो प्रक्रिया है उसको ज्वालामुखी क्रिया कहते हैं। तो मान लो इसे एक परिभाषा के रूप में रखना पड़े तो कह सकते हैं कि ज्वालामुखी प्राय एक गोल या कुछ गोल आकार का छेद या खुला भाग होता है जिससे होकर के पृथ्वी के अत्यंत तप्त भूगर्भ से गैस निकलती है, तरल लावा, जल, चट्टानों के टुकड़े, ये सब पृथ्वी के धरातल में प्रकट हो जाते हैं, बाहर निकल करके दिखाई देने लग जाते हैं। कुछ लोग ज्वालामुखी का अर्थ लगाते हैं उस शंकु से या उस पर्वत से जो ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थों के जमने से बनता है, और वास्तव में तो शंकु या पर्वत तो ज्वालामुखी का प्रतिफल होता है, ज्वालामुखी नहीं होता। अब इसका अगर अर्थ देखें, शाब्दिक अर्थ देखें तो भाई जिसके मुख से आग की ज्वाला निकलती हो उसे ज्वालामुखी कहते हैं। और साधारण आदमी तो यही अंदाज़ा लगाता है कि भाई ज्वालामुखी से आग की लपटें निकलती होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ज्वालामुखी के उद्गार के समय जो पदार्थ निकलते हैं वो बहुत ज़्यादा गर्मी के कारण से लाल अंगारे जैसे होते हैं और दूर से आग की लपट जैसे लगते भी हैं। इस तरह कुछ ज्वलनशील गैसें जैसे हाइड्रोजन ये जलने पर लपटें छोड़ने लगती हैं। वैसे देखा जाए तो ज्वालामुखी और आग का, ज्वाला का कोई संबंध नहीं है आपस में। और ज्वालामुखी तो वो क्रिया है जिसके अंतर्गत पृथ्वी के भीतर से गैस, लावा ये उत्पत्ति होकर के पृथ्वी के भीतर और बाहर प्रकट हो जाती हैं। ये सारी प्रक्रियाएं इसमें आ जाती हैं। तो अलग अलग विद्वानों ने थोड़ा थोड़ा फर्क के साथ इसको परिभाषित किया है। ज्वालामुखी की जो क्रिया है इसके दो रूप हैं, धरातल के नीचे का और धरातल के ऊपर का। अंदर की क्रिया में मैग्मा आदि धरातल के नीचे ही जम जाता है और ठोस हो जाता है, जिसमें प्रमुख तो है बैथोलिथ, फैकोलिथ, सिल और डाइक। और जो बाह्य क्रिया में गर्म पदार्थ धरातल पर प्रकट होने की क्रिया है उसमें ज्वालामुखी और धरातल का प्रवाह, गर्म जल के सोते और गीजर और धुआंरे। इससे एक चीज़ स्पष्ट हो जाती है कि ज्वालामुखी क्रिया तो एक बहुत
व्यापक शब्द हो गया, इनमें बहुत सारी क्रियाएं आती हैं, बहुत सारे रूप इसमें आते हैं। आइए अब जानते हैं कि ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ कौन से हैं। ज्वालामुखी का जो पहला उद्गार है वो एक छेद के सहारे होता है। बहुत तरह के पदार्थ इसमें से निकलते रहते हैं, लेकिन हम इनको सुविधा की दृष्टि से 3 श्रेणियों में बांट लेंगे। पहला है गैस और जल वाष्प, दूसरा है टूटे हुए पदार्थ, विखंडित पदार्थ, और तीसरा है लावा। सबसे पहले जब ज्वालामुखी का प्रस्फोट या उद्भोदन होता है तो गैसें बहुत ज़ोरों से और ये भूपटल को तोड़ देती हैं, तोड़ के धरातल पर आ जाती हैं। इन गैसों में सबसे ज़्यादा प्रतिशत तो होता है वाष्प का। ये पूरा जो ज्वालामुखी गैस का 60 से 90% भाग तो वाष्प से ही भरा होता है। और इसके अलावा अगर देखें तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, इनका सबका भी योगदान रहता है। टूटे हुए टुकड़ों में ज्वालामुखी की बारीक धूल से लेके बड़ी बड़ी चट्टान के टुकड़े भी आ जाते हैं। और देखो गैसों की तीव्रता के कारण से ये टुकड़े आकाश में बहुत ज़्यादा ऊंचाई तक भी उछल कर चले जाते हैं। और जब गैस का जोर कम हो जाता है ये टुकड़े धरातल पर वापस आने लग जाते हैं। और इससे कई बार तो ऐसा लगता है कि जैसे आकाश से कोई बम बरसा रहा हो, यानी ऐसा दृश्य प्रस्तुत हो जाता है कि जैसे कोई ऊपर से कुछ गोले डाल रहा है हमारे ऊपर। चिंगारियाँ फूटती हमें दिखाई देती हैं इसमें। इस प्रकार की स्थिति हो जाती है। और इसके साथ ही एक और जो तथ्य हम इसके अंतर्गत, और अब इनके नाम अलग अलग हैं, लेकिन जैसे जो बड़े बड़े टुकड़े ज्वालामुखी से निकल करके हवा में जाते हैं उन्हें बॉम्ब कहते हैं। ये कुछ इंच के व्यास से लेकर के कई फीट तक के भी हो सकते हैं, यानी बहुत बड़े आकार के भी हो सकते हैं। और इसी प्रकार से इनके आकार अलग अलग, कोई गोल, कोई अंडाकार, कोई लट्टू नुमा। मटर के दाने या अखरोट के आकार के जो होते हैं उनको लापीली नाम देते हैं। और बहुत बारीक कणों को ज्वालामुखी की धूल या राख कहते हैं। और उद्गार के साथ जो द्रव रूप में पिघला हुआ जो हिस्सा बाहर आता है उसे हम लावा कहते हैं। और सिलिका के आधार पर विद्यार्थियों ये लावा 2 तरह का होता है। एक तो पहले प्रकार का जो है वो अम्ल प्रधान लावा है, उसे एसिड लावा कहते हैं। इसका रंग पीला और बाहर इसका हल्का होता है। द्रव रूप बहुत गाढ़ा होता है। द्रव का जो रूप है इसका गाढ़ा होता है, वो बहुत ही ऊंचे तापमान पर यह पिघलता है। और दूसरे प्रकार का जो लावा है वो पैठिक लावा है, या उसको बेसिक लावा भी कहते हैं। इसका रंग गहरा होता है, काला होता है, भार बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन द्रव रूप में पतले प्रकार का है। ये गाढ़ा नहीं होता, पतला होता है। और ये कम टेम्परेचर पर यानी तापमान पर ही पिघल भी जाता है। अब चूंकि ये हल्का है, पतला है, तो ये धरातल पर आते ही जल्दी से फैल जाता है। और ये सिलिका की कमी इसमें पाई जाती है, तो ये जल्दी जम के ठोस भी हो जाता है, बहुत जल्दी ठोस हो जाता है। अब देखते हैं ज्वालामुखी के अंग कौन कौन से हैं। ज्वालामुखी शंकु का निर्माण तो जैसे आप देखेंगे कि छिद्र के चारों तरफ जो बाहर निकले हुए पदार्थ एकत्र होने लगते हैं,
तो उसे ज्वालामुखी शंकु कहते हैं। और शंकु जब बहुत बड़ा हो जाता है तो पर्वत का रूप ले लेता है और शंकु को ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। इसके बीच में एक छेद होता है, इसे ज्वालामुखी छेद कहते हैं, छिद्र कहते हैं। और इसके भूगर्भ से संबंध के लिए एक पतली नली होती है, इस नली को ज्वालामुखी नली कहते हैं। और जब ये छेद बहुत बड़ा हो जाता है तो इसको ज्वालामुखी का मुख कहते हैं, एक यानी क्रेटर कहते हैं। और जब ये धंस जाता है तो ये बहुत बड़ा फैल जाता है, तो उसे काल्डेरा कहते हैं। कई बार ये इसमें पानी भर जाता है तो इसको झील भी कहते हैं, काल्डेरा की झील बन जाती है। अब जानते हैं कि ज्वालामुखी के प्रकार कौन से हैं। ज्वालामुखी के उद्भेदन की प्रक्रिया और उसके समय में बहुत फर्क मिलता है। कुछ ज्वालामुखी तो बहुत भयंकर आवाज़ के साथ प्रकट होते हैं, कुछ शांत रूप में प्रकट होते हैं। कुछ ज्वालामुखी उद्भेदन के बाद जल्दी ही शांत हो जाते हैं, कुछ काफ़ी देर तक सक्रिय रहते हैं। कुछ समय के लिए तो शांत हो जाते हैं लेकिन बाद में फिर से जागरूक हो जाते हैं। कुछ ज्वालामुखी से बहुत ज़्यादा लावा निकलता है और बहुत कम ही उसमें से प्रकट होता है। अब यदि हम वर्गीकरण करें इसके उद्गार के आधार पर, तो एक तो होगा केंद्रीय उद्भेदन वाले ज्वालामुखी, यानी कि बीच में छिद्र होगा, उसमें से उद्भेदन होगा। और दूसरे हैं दरारी उद्भेदन वाले ज्वालामुखी। दूसरा है उद्गार की अवधि के आधार पर। तो अवधि के आधार पर देखें तो एक है सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरा है प्रसुप्त ज्वालामुखी और तीसरा है शांत ज्वालामुखी। अब उद्गार के स्वरूप और तीव्रता के आधार पर जानेंगे तो दो पहले बताए जा चुके हैं। इसमें पहला है हवाईयन प्रकार का ज्वालामुखी, दूसरा है स्ट्रम्बोलियन प्रकार का ज्वालामुखी, तीसरा है वल्केनियन प्रकार का ज्वालामुखी, चौथा है विसुवियन प्रकार का ज्वालामुखी और पांचवा है पीलियन प्रकार का ज्वालामुखी। और इन सभी प्रकार के ज्वालामुखी से अलग अलग प्रकार की आकृति उस ज्वालामुखी के पर्वत की बन जाती है। हवाई तुल्य जो है, हवाईयन जिसको कहा गया है, इसका उद्गार बहुत शांत तरीके से होता है, विस्फोटक भी बहुत कम होता है, लावा इसका पतला होता है, गैस की तीव्रता भी कम होती है, गैस धीरे से लावा से अलग होकर प्रकट हो जाती है। ये हवाई द्वीप के क्षेत्र में ज़्यादा मिलता है, इसलिए इसको हवाईयन कहा गया। दूसरा प्रकार है स्ट्रम्बोली। तो ये कुछ अधिक तीव्रता से प्रकट होता है और कभी कभी विस्फोटक उद्गार भी होते हैं। लावे में एसिड की मात्रा तो कम होती है लेकिन ये ज़्यादा पतला या हल्का नहीं होता। तीसरा है वल्केनो तुल्य ज्वालामुखी। तो वल्केनो, इसमें विस्फोट और भयंकर उद्गार होता है और इससे जो लावा निकलता है वो चिपचिपा लसदार होता है, इतना कि दो उद्गारों के बीच में ये ज्वालामुखी के छेद को जमने के बाद ढक देता है और गैसों के मार्ग में फिर रास्ता रुक जाता है उनका। तो गैसें बहुत ज़्यादा मात्रा में जब इकट्ठी हो जाती हैं तो उस अवरोधक को उड़ा देती हैं और बहुत तेज़ आवाज़ होती है और आकाश में बहुत ऊंचाई तक ये इसका जो पदार्थ है वो जाता है
और ज्वालामुखी के मेघ छा जाते हैं। चौथा है पीलियन। पीलियन वाले में ये सबसे ज़्यादा नुकसान वाले होते हैं, विनाशकारी होते हैं। इनका जो उद्गार है वो सबसे ज़्यादा विस्फोटक और भयंकर होता है। इससे जो लावा निकलता है वो सबसे ज़्यादा चिपचिपा और लसदार होता है। उद्गार के समय ज्वालामुखी नली में लावे की कठोर जो पट्टी है वो जमा हो जाती है। फिर जो भयंकर गैसें हैं वो इसकी तीव्रता को तोड़ती हुई इसको बाहर निकल के आती हैं। इसमें लावा और विखंडित पदार्थ सबसे अधिक निकलते हैं। इसका उदाहरण आप देखें तो देखिए, मध्यसुंडा जल मध्य में क्राकाटाओ नाम का ज्वालामुखी है। इतना तेज विस्फोट इसमें हुआ था कि पुराने शंखु का 1/3 हिस्सा तो हवा में ही उड़ गया। इतना ज़्यादा खतरनाक। फिर पांचवा है विसुवियस प्रकार का। तो विसुवियस ये भी वल्केन की तरह का ही है। अंतर इतना है कि इसमें गैसों की तीव्रता ज़्यादा होती है, तो लावा पदार्थ आकाश में बहुत ज़्यादा ऊंचाई तक चला जाता है और ज्वालामुखी का बादल बन जाता है। इस प्रकार से इसे पीलियन प्रकार का इसको ज्वालामुखी कहते हैं। अब अगर उद्गार की अवधि के आधार पर देखें तो जागृत प्रकार के ज्वालामुखी जो वर्तमान में लावा, गैस, विखंडित पदार्थ छोड़ रहे हैं उन्हें सक्रिय ज्वालामुखी या जागृत कहते हैं। दुनिया में सक्रिय प्रकार के ज्वालामुखियों की जो संख्या है वो 500 के लगभग है। इटली का एटना, स्ट्रोम्बोली ये इसके उदाहरण हैं। इसके बाद प्रसुप्त प्रकार का ज्वालामुखी आता है। कुछ ज्वालामुखी तो उद्गार के बाद शांत हो जाते हैं, फिर से दिखाई नहीं देते और विस्फोटक इससे जनधन को बहुत हानि उठानी पड़ती है। प्रसुप्त ज्वालामुखी इनको कहा जाता है। जैसे सोया हुआ आदमी किसी भी पल जाग सकता है, तो इसी प्रकार से ये भी कभी भी जागृत। तो विसुवियस और क्राकाटाओ इस प्रकार के प्रसुप्त प्रकार के ज्वालामुखी हैं। तीसरा है शांत ज्वालामुखी। ये ज्वालामुखी का उद्गार तो पूरी तरह ख़त्म हो जाता है। इसके मुख में तो पानी भर जाता है, झील बन जाती हैं और बाद में उसके उद्गार की कोई संभावना रहती नहीं है। उदाहरण देखें तो कोह सुल्तान, देमवंद ईरान के ये शांत ज्वालामुखी हैं। और बर्मा में, म्यांमार में देखें तो पोपा, माउंट पोपा ये प्रशांत हो चुके हैं, यानी कि अब इनके कोई संभावना भी बची नहीं है। अब देखें इसका विश्व वितरण क्या है ज्वालामुखी का। तो परंपरागत वितरण प्रतिरूप अगर देखें इसका, तो एक तो ये प्लेट के किनारों के साथ साथ ज्वालामुखी बिखरे हुए हैं। 15% ज्वालामुखी लगभग जो रचनात्मक प्लेट के किनारों पर हैं, 80% विनाशी प्लेट के किनारों पर है। जहाँ दो प्लेटें आमने सामने से आके मिलती हैं, टकराती हैं, तो भारी प्लेट हल्की प्लेट के नीचे चली जाती है और उसी के सहारे ज्वालामुखी का उद्भेदन हो जाता है। तो हवाई द्वीप के ज्वालामुखी जो हैं वे प्रशांत महासागर की प्लेट के अंदर, पूर्वी अफ्रीका की भूभृश घाटी के ज्वालामुखी अफ्रीकन प्लेट के अंदर। ये इससे पता लगता है कि ये प्लेटों के किनारों पर बने हुए हैं। मेखला के रूप में इसको देखें
तो 2/3 हिस्सा तो प्रशांत महासागर के दोनों तटीय क्षेत्रों में चाप के रूप में है। इसको प्रशांत महासागर का ज्वालाव्रत भी कहते हैं, रिंग ऑफ फायर। ये पेटी अंटार्कटिका के अरेबस पर्वत से शुरू होती है और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे, खास करके देखें तो एंडीज की पर्वतमाला के साथ साथ चलती हुई उत्तरी अमेरिका के रॉकीज पर्वत के ज्वालामुखियों को सम्मिलित करके पश्चिमी तटीय भागों के सहारे अलास्का तक पहुंच जाती है। इस पेटी में ज़्यादातर ज्वालामुखी श्रृंखला के रूप में ही मिलते हैं, जैसे अल्यूशियन, जापान द्वीप समूह, हवाई लैंड द्वीप के ज्वालामुखी। विश्व में उन महत्वपूर्ण ज्वालामुखियों में स्थित है। इक्वाडोर का ज्वालामुखी तो बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पर 22 प्रमुख ज्वालामुखी मिलते हैं और 15 ज्वालामुखी तो ऐसे हैं जिनकी ऊंचाई 15,000 फीट से अधिक है। और कोटापैक्सी ज्वालामुखी पर्वत, जिसकी ऊंचाई तो 19,613 फीट है, दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। इसी मेखला में देखें तो जापान का ज्वालामुखी है फ्यूजियामा, फिलीपींस का है माउंट ताल, माउंट मेयान, पिनाटुबो। अमेरिका में देखें तो शस्ता, रेनियर, हुड। मध्य अमेरिका में देखें तो चिम्बेरजो, इसका नाम है इस प्रकार के नाम से। तो इस प्रकार से इसका वितरण बहुत ही सीमित दायरे में देखा गया और इसका वितरण इस प्रकार से बताया गया कि प्लेटों के सहारे सहारे ही इनका वितरण मिलता है। इसके अलावा भी कई स्थानों पर ज्वालामुखी मिल जाते हैं, जैसे किलिमंजारो, मेरू, एल्गन, बिरुंगा और रंगवी। इन सभी ज्वालामुखियों के अध्ययन में एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि उद्गार होता क्यों है। ये कमज़ोर क्षेत्र में होता है, भूकंप से इनका संबंध है। हिमालय क्षेत्र में सिर्फ इसका अपवाद है, बाकी जगहों पर दोनों चीज़ें एक साथ लगभग आ जाती हैं। बेसाल्ट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है दरारी उद्भेदन जब भी होता है। 90 से 95% भाग बेसाल्ट का ही होता है। ज्वालामुखी क्रिया और प्लेट टेक्टोनिक्स में भी आपस में संबंध है। भूगर्भ में ताप बहुत ज़्यादा होता है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। बहुत ज़्यादा गर्मी के कारण लावा बन जाता है क्योंकि दबाव होता है वहाँ पर कम, और गैस और वाष्प वहाँ पर बन जाती है। लावा ऊपर की ओर प्रवाहित हो जाता है और जहाँ से उसको कमज़ोर प्लेट, कमज़ोर किनारा मिलता है, उस जगह पर से वो बाहर निकलने का प्रयास करता है, तोड़ करके बाहर निकल जाता है और इसी को हम ज्वालामुखी क्रिया कह देते हैं। विद्यार्थियों, अगली कक्षा में हम जानेंगे कि इससे स्थलाकृतियाँ कौन कौन सी बनती हैं और किस किस प्रकार से बनती हैं।